Welcome student to video lecture series for class 12 physics chapter electrostatics, and this is the second application today we are going to do, that is elect of the Gauss's law. The application of Gauss's law कर रहे थे हम पहले. Electric field due to infinitely large plane sheet of charge, यानी हम एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज अगर हम लें, इस तरीके से एक शीट है, कंडक्टर की शीट है, और दिस इज अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और इस पर चार्ज यानी एक शीट है जिस पे चार्ज है, नॉट द कंडक्टर बट द शीट जिस पे चार्ज दिया हुआ है. और आपको इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हमें किसी पॉइंट पे, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. अगेन हियर ऑल्सो वी आर टेकिंग दैट वी आर टेकिंग इन्फिनाइटली लार्ज प्लेन शीट. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने पहले भी किया था फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, वहाँ पे भी जो एंड इफेक्ट है, जो फ्रिंज इफेक्ट है, बिकॉज अगर हम देखें तो इस तरफ तो चार्ज है, जहाँ किनारे हैं, जहाँ पे एंड्स हैं, एंड्स के करीब इस टाइप पे जो चार्जेस हैं, बट नॉट ऑन दिस साइड. तो इस तरीके से जो इस साइड में जब गॉसियन सरफेस हम लेंगे, तो गॉसियन सरफेस जो हम लेते हैं सिमेट्रिकली जब वो होता है तभी हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि अगर हम सिमेट्रिकली नहीं ले पाएंगे तो एंड के तरफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल नहीं होगी. इट विल बी लाइक फ्रिंजिंग इफेक्ट. कहीं पर किस तरीके से किस डायरेक्शन में होगी कहना मुश्किल है. तो हमें एंड करेक्शन जो है, एंड को करेक्शन करें या फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए फ्रिंजिंग इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं. फ्रिंजिंग इफेक्ट इज़ नॉट कंसिडर्ड. इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना है, एंड इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है कॉम्प्लेक्स ना हो जब हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करें. इसीलिए हम यहाँ पे इन्फिनिटली लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेते हैं. अब इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए आपको अगेन आई एम टेकिंग अनदर डायग्राम. सो दिस इज़ द इन्फिनिटली लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है. इसके ऊपर आपको इस तरीके से चार्जेस दिखाने हैं पूरी शीट पे. और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव टू टेक द गॉसियन लॉ, गॉसियन सरफेस. इफ़ यू सी दिस इज द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड होली ऑन दिस सरफेस. तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से होगी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रैक्टिस करी होगी, किस तरीके से होगी, इट विल बी पैरेलल ओनली टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस. तो ये फ्लैट प्लेन है, जो ये शीट है ये चार्ज की, इसकी शीट के परपेंडिकुलर होगा. यानी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इस तरीके से बाहर की तरफ इस तरीके से होगी, या अगर हम पीछे की बात करें तो बैक साइड में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होगी, जो कि इस प्लेन की परपेंडिकुलर होगी. तो हमें एक गॉसियन सरफेस लेना है. गॉसियन सरफेस लेने के लिए सपोज मुझे एक पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस लेती हूँ इस पॉइंट के अक्रॉस. लेट मी टेक अ गॉसियन सरफेस अक्रॉस दिस पॉइंट. तो गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, इट कुड बी अ पिल बॉक्स, को हम पिल बॉक्स बोल सकते हैं. इस तरीके से एक पोर्शन ले रहे हैं बाहर की तरफ भी, इस तरीके भी, इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में, क्योंकि दोनों तरफ चार्जेस हैं. ये शीट है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. तो चाहे हम राइट में ले चाहे हम लेफ्ट साइड में दें, ये 3 डायमेंशन में आप अज्यूम करिए कि 3D में अगर प्लेन शीट रखी हुई है इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो इस तरफ भी आपका चार्जेस हैं. यू कैन सी चार्जेस इस लाइक दिस, आप बाहर की तरफ जा रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने बनाया हुआ है फिंगर्स मेरी, इस तरफ जो आपकी फील्ड लाइंस जा रही हैं इधर भी जा रही हैं, क्योंकि इस तरफ भी चार्ज है इधर फ्लैट सरफेस में, और यहाँ पर भी चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूट है इस तरफ भी. सिमिलरली यहाँ पर शेप में ऐसे दिया हुआ है. अब हमने यहाँ पे हमने जो सरफेस लिया है, जिसको कहते हैं पिल बॉक्स ले सकते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स ले सकते हैं जो दोनों तरफ हो, या ऐसे इस तरीके से मैंने लिया हुआ है. और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया मान लीजिए A है, यहाँ पर भी A है, ये भी A है और ये भी A है. तो हमें इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा. यू कैन सी पैरेलल लाइंस है इस तरीके से. यहाँ पर करें अगर हम, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे बैक साइड में किस तरीके से होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, लाइक दिस, आउटवर्ड पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस ऑफ दिस गिवन शीट. अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स? What is the total flux? The total flux what through the flat surface, वो कितना होगा?
फ्लैट सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ई है, और एरिया क्या है फ्लैट सरफेस, जो आपका ये फ्लैट सरफेस है इसका एरिया कितना है, ए है। इलेक्ट्रिक तो आउटवर्ड नॉर्मल कैसे होगा, ये भी इस तरीके से बाहर की तरफ होगा। चाहे हम इधर की बात करें, यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से है, आउटवर्ड नॉर्मल भी इसी तरीके से है, ये भी आपका है। तो एरिया वेक्टर भी आपका यहाँ पर भी इस तरीके से है, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे 0 है। सिमिलरली इस पॉइंट पी की बात करें तो यहाँ पर भी जो एरिया वेक्टर है ये एरिया वेक्टर है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे एंगल थीटा 0 है, यहाँ भी 0 है। टोटल फ्लक्स क्या होगा, वो इस तरीके से इस सरफेस की वजह से भी होगा जो इससे पास कर रहा है, और इस तरफ से भी टोटल फ्लक्स होगा। तो डिस्टेंस अगर पॉइंट की बात करें, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा ई ए प्लस ई ए। डायरेक्टली मैंने रख लिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन नहीं लिया है हमने। यू कैन दैट ऑल्सो, यू कैन टेक इंटीग्रेशन साइन ऑल्सो, बट सिंपली वी आर टेकिंग सिंपल एरिया, स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं हम, तो उसमें भी सभी केसेस में यही आएगा आपका, कितना हो जाएगा 2EA। Now if I talk about the curved surface, if I take a small segment of curved surface, you can see the outward normal for the curved surface is like this. Suppose this is the area, suppose I am taking area D, area vector like this, A1 for this curved surface. You can see electric field lines are like this and the area vector is like this perpendicular to the surface, क्योंकि जो curved surface है उसमें रेडियली होती है हमेशा एरिया वेक्टर, तो रेडियली रहेगी, बाहर की तरफ रहेगा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है, वो इस तरीके से है, जो लेंथ के अलॉन्ग है, चाहे इधर की बात करें चाहे हम इस तरफ की बात करें। अगर हम यहाँ पर भी एरिया वेक्टर बना लें तो ये एरिया वेक्टर किस तरीके से है, ये हमेशा बाहर की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कर्व सरफेस के, सिंपली राइट इन द वर्ड्स फॉर कर्व सरफेस, area vector is perpendicular to electric field E, therefore total flux phi is 0। phi due to curved surface आपका 0 होगा, केवल आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल आपका फ्लैट सरफेस की वजह से होगा। लेट मी टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन बिफोर अप्लाइंग द गॉसेस लॉ, first of all again we will start at the starting only, we have to take let the total charge density on this surface which is called surface charge density, because यहाँ पे surface के फॉर्म में यहाँ पे प्लेन 2 डायमेंशनल है, प्लेन जो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें लेनी पड़ेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ़ रिमेंबर द सिंबल फॉर दैट आई हैव टेकन एस टू बी सिग्मा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज टोटल चार्ज ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस, जो सरफेस का जो पूरा एरिया है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं खाली चार्ज इनक्लोज की बात करूँ उस पर्टिकुलर एरिया के लिए तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपका चार्ज इनक्लोज्ड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, आपका गॉसियन सरफेस कैसा है, ये आपका गॉसियन सरफेस है, पूरा पिल बॉक्स शेप में कहिए, सिलिंड्रिकल शेप में कहिए, और इसके अंदर एरिया कितना है, ए है, तो इस एरिया के अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है, ये पोर्शन में जो चार्ज इंक्लोज कितना है, जो शीट चाहे इधर की तरफ बात करें चाहे हम बैक साइड की बात करें, दोनों साइड में चार्ज केवल इतने ही एरिया में आएगा जो कि ये कंटेन करा क्रॉस सेक्शन कितना है, चार्ज जो भी इसका है वो क्या है, इस एरिया ए इंटू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस पोर्शन, जो इस पोर्शन में जितना डेंसिटी है उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें चार्ज डेंसिटी, चार्ज इंक्लोज मिलेगा इतने पोर्शन के अंदर जो कि इस बॉक्स के अंदर इंक्लोज्ड होगा। क्योंकि यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ कोई चार्ज है नहीं, जो भी चार्ज है वो शीट के ऊपर ही है, वो कितने में है, वो केवल इतने एरिया में है, और जो ये एरिया है वो ए है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज विल बी इक्वल टू द एरिया इंटू सिग्मा। So charge enclosed through Gaussian surface will be equal to your sigma into A. This is the second equation. Now applying the Gauss's law, what is this? It is the flux, total flux is equal to charge enclosed upon epsilon naught, permittivity of free space or permittivity of medium. So from using equation number 1 and 2, using equations 1 and equation number 2, what is the first equation? That is total flux phi. This is equal to 2EA. So this
left hand side is equals to phi is equal to what? This is equal to actually 2EA. This is equal to, no, right hand side, RHS is your charge, in total charge is your sigma A upon epsilon naught. Therefore phi is equals to 2EA is, sorry, the right hand side, phi is equal to 2EA is equal to sigma A upon epsilon naught. आपका यहाँ पे एरिया ए कट गया आपका, दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये आपका फार्मूला आ गया. अगेन इफ आई वांट, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन आल्सो. दिस इज द एप्सिलॉन नॉट फॉर डायरेक्शन. एज वी कैन सी अगेन द एरिया वेक्टर, the electric field is along the area vector through this cross section. किस तरीके से, मान लीजिए n cap is the unit normal vector perpendicular to this plane sheet of charge. So we can write this as simply electric field as sigma upon 2 epsilon naught, where what is n into n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to plane sheet of charge. There is one very interesting thing for this formula. You can see इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी रेडियस वेक्टर r या डिस्टेंस पोजीशन या डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के लिए जो वेरिएबल है, कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है. यानी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ position. So we can say इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करेगी. अगर नियर बाय पोजीशन की बात करें तो जहाँ तक उसका इफेक्ट है फील्ड का, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो यूनिफॉर्म होगी हर एक पॉइंट पे. चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, आपके हर एक पॉइंट के लिए चाहे इधर डिस्टेंस के साथ कोई वेरिएशन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन शीट ऑफ चार्ज जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव है. जो भी मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन. इट विल ओनली डिपेंड ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दैट शीट ऑफ चार्ज. ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए. एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द electric application of Gauss's law only due to spherical charge distribution. On before doing that spherical charge distribution, अगर मैं यहाँ पे दो प्लेन शीट ले लूँ इस तरीके से और इस तरीके से, आई कैन टेक अ बिगर शीट. ये आपकी एक शीट है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है, इस पर भी है. सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज इस पर आपका है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर भी आपका है कुछ, और यहाँ इस पर भी आपका प्लस सिग्मा है. अगर मैं इस पर, तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. सेकेंड केस है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हम कैपेसिटर के केस में आगे जाके पढ़ेंगे, कि अगर ये प्लेन शीट है, इस पर प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. इस सरफेस पे आपका नेगेटिव चार्ज है यानी माइनस सिग्मा. तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में, इस पोजीशन पे, या इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर हम देखें. तो अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट इंडिपेंडेंट होती है उसके पोजीशन पे. तो अगर मैं पॉइंट पे यहाँ पे फर्स्ट, मान लीजिए वी कैन डिवाइड द रीजन, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है. तो अगर हम इस रीजन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में होगी. ड्यू टू द फर्स्ट, सपोज दिस इज द फर्स्ट शीट, दिस इज द सेकेंड शीट. तो फर्स्ट शीट की वजह से इस तरीके से होगी. नेगेटिव के लिए क्या है, टुवर्ड द चार्ज होगी, ये इस तरीके से सेकेंड शीट के लिए होगी. बट वी कैन सी बिकॉज आर पे डिपेंड नहीं करती और मैग्नीट्यूड और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में सेम है, भले ही वो अपोजिट साइन का है. तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होगा, वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा. तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0. अगर हम सिमिलरली यहाँ की बात करें, इस चार्ज, अगर मान लेते हैं इस पर कोई शीट है ही नहीं, ये शीट है ही नहीं, तो केवल इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हो, क्या होगी, वो टुवर्ड द शीट हो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है.
और टू द सेकेंड शीट की वजह से। सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं, इस शीट की वजह से हम पॉइंट की बात करें यहाँ पर भी इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा अवे होगी फर्स्ट शीट की वजह से। और क्योंकि दोनों जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। लेकिन हम फर्स्ट रीजन की बात करें जो कि प्लेट्स के बीच में है, यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इस तरीके से होगी टू द फर्स्ट फील्ड, टू द फर्स्ट शीट। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी, ये भी सेकेंड शीट की वजह से क्या होगी, ये भी टुवर्ड द सेकेंड शीट ओनली होगी, यानी ये भी क्या होगी आपकी सेकेंड के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन दोनों का नेट जो सम होगी, क्योंकि दोनों की फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम बात करें मैथमेटिकली, अगर हम यूज़ करें फार्मूला, तो फॉर द फर्स्ट, नॉट फर्स्ट वी विल डू फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड रीजन। अगर हम बात करें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेकेंड और थर्ड रीजन के लिए, पहले हम लिखते हैं वैल्यू। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। मान लेते हैं ये आपका एन कैप है, जो कि इस तरीके से इधर की तरफ है आपका एन कैप पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली E2 आपका हो गया, ये कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ये भी अगेन एन कैप लेते हैं वेक्टर नॉर्मल, जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आपकी सेकेंड रीजन के, फॉर सेकेंड थर्ड रीजन के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगी, E1 माइनस E1 प्लस E2। अगर हम रखें केवल नेट की बात के जोड़ के देखें तो दोनों अपोजिट साइन में है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। ये पूरा 0 हो रहा है। हम चाहें तो वी डोंट नीड टू टेक द एन कैप, वी कैन सिंपली राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये क्या होगा आपका E1 की वजह से माइनस E2, अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें, और E2 माइनस E1, सॉरी सेकेंड और थर्ड की बात करें, इन दोनों रीजन में E2 माइनस E1 करें चाहे E1 माइनस E2 करें, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी। अगर हम बात करें खाली मैग्नीट्यूड की, और फॉर मैग्नीट्यूड की खाली बात करें तो भी हमारा टोटल फील्ड जो E होगी सेकेंड और थर्ड दोनों रीजन में E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1 कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 यहाँ पे दोनों जगह आएगा, ये कितना हो जाएगा, 0। बट अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें, फॉर द फर्स्ट रीजन वेक्टर फॉर्म में अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, E जो है आपका E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो आपका इस केस में ये हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एन कैप हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द, यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही था क्योंकि दोनों के, बिकॉज यू कैन सी इन द डायग्राम इन बिटवीन द रीजन 1 बोथ आर अलॉन्ग द वन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मान लीजिए एन कैप एस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए आपका यहाँ पे E1 E2 सिंपली ऐड हो गए यहाँ पे एन कैप। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज मैक्सिमम, वो कांस्टेंट होती है। दिस प्रॉपर्टी विल बी हेल्पफुल टू obtain the value of constant electric field between the plates or any problem later on. For example, we will learn about capacitor. Thank you.